द हिंदू का आर्टिकल है अमेंडिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। भारत में एक कानून है जिसका नाम है, सामान्य तौर पर शॉर्ट फॉर्म में उसको बोल सकते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। कहा जा रहा है कि इसमें अमेंड करने की बात चल रही है सरकार की तरफ से। तो चलिए समझते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है और अभी क्यों इस एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है, सब कुछ हम इस न्यूज़ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को कवर करने से पहले हम देखेंगे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी जो व्यापक तौर पर ऐसे हथियार जिनसे लोगों की मौत हो और व्यापक तौर पर विध्वंस करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी ऐसे हथियार जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाए, साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर विध्वंस हो, ऐसे हथियारों को हम बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पहली चीज़। अब चलिए न्यूज़ पे आ जाते हैं। अब देखिए पूरे इस कानून का नाम क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल 2022। पूरा नाम आप पढ़ोगे तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो काफ़ी बड़ा कानून है, तो हम इसको सामान्य तौर पर बोलेंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अभी क्यों न्यूज़ में। देखिए, पहली बात क्या है कि अभी क्या हुआ है कि सरकार ने इस कानून में एक संशोधन किया है, यानी अमेंडमेंट बिल जो है, संशोधन बिल है, उसको लोकसभा के सामने रखा है, इसलिए चर्चा में है। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि सरकार ने इस कानून में संशोधन बिल रखा है, कहाँ पर? लोकसभा में। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम ये थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते क्या हैं। देखिए, अगर हम इन हथियारों की बात करें तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसे हथियार होते हैं कैपेसिटी टू इन्फ्लिक्ट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन सच मैसिव स्केल, यानी ऐसे हथियार जो अधिक संख्या में जिससे लोगों की मृत्यु हो जाए और व्यापक तौर पर विध्वंस करेंगे, ऐसे हथियारों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे हथियारों को हम बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इन हथियारों में कौन कौन से हथियार शामिल किए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर हथियार भी आते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया। इसमें बायोलॉजिकल वेपन्स भी आते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स मतलब ऐसा हो गया कि मान लो कि चाइना ने कोरोना वायरस को छोड़ा, तो कोरोना वायरस क्या है? बायोलॉजिकल वेपन की तरह काम करेगा। अभी ये निश्चित नहीं है कि चाइना ने छोड़ा है, अपने आप इसका ओरिजिन है, अपने आप उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर चाइना ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या दुनिया भर को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार का कोई वायरस या बैक्टीरिया छोड़ा, तो इस प्रकार के वायरस या बैक्टीरियल जो वेपन्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। इसी तरह केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स वो हथियार होते हैं जिसमें हम किसी रासायनिक गैस का या रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में मस्टर्ड गैस का यूज़ हुआ था। तो सामान्य तौर पर किसी भी ऐसे सबस्टेंस को या गैसेस को जिससे लोगों को नुकसान होता है, उसको हम बोल सकते हैं केमिकल वेपन्स। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंतर्गत कौन कौन से वेपन आते हैं? न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे हथियार जो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या दुनिया ने कभी भी इन हथियारों की रोकथाम के लिए कोई समझौता करने का, ट्रीटी करने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो इन हथियारों की रोकथाम के बारे में प्रोविज़न करते हैं। कैसे? अगर हम न्यूक्लियर हथियारों की बात करें तो इसके लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है 1968 की, जो न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम की बात करती है। इसी तरह बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है 1972 का, वो बायोलॉजिकल वेपन्स की रोकथाम की बात करता है। आगे देखते हैं, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1993। तो ऐसा नहीं है कि रासायनिक हथियारों से संबंधित कोई कन्वेंशन नहीं है, रासायनिक हथियारों से संबंधित भी कन्वेंशन है जो रासायनिक हथियारों की रोकथाम की बात करता है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है ये देखिए, इंडिया हैज़ नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। याद रखिएगा, ये जो 3 ट्रीटीज़ हैं, इसमें भारत ने जो पहली वाली है, जिसको सामान्य तौर पर अगर आप देखो तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको नहीं साइन किया है।
साथ ही साथ भारत ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन को साइन कर रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एग्जाम के लिए इस टाइप के पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन कन्वेंशन को भारत ने साइन किया है। तो इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना। अब हम देख लें कि अभी अमेंडमेंट क्या किया गया है सरकार के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द बिल। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, द बिल सीक्स टू मॉडिफाई। अब बिल ये डिमांड क्या कर रहा है, ये जो बिल है जिसको अभी सरकार ने लोकसभा में रखा है, ये जो पहले का कानून है, याद रखिएगा जब अमेंडमेंट एक्ट की बात हो तो संशोधन अधिनियम या अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है कि पहले से कोई कानून है उसमें संशोधन करना है। तो ये जो कानून है ये 2005 में बनाया गया था। पूरा नाम क्या है, द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005। इसमें सरकार ने अभी कुछ अमेंडमेंट की डिमांड की है, लोकसभा में रखा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या डिमांड है। पहली चीज याद रखना, अगर हम 2000 ओरिजिनल जो लेजिस्लेशन है 2005 वाला जो कानून है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें देखिए क्या है कि इनेक्टेड टू प्रोहिबिट अनलॉफुल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। जो 2005 वाला कानून है बेसिकली ये क्या करता है कि ये जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको प्रतिबंधित करता है। जैसे जो ये इस प्रकार के वेपन्स या हथियार हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, इनका ट्रांसपोर्टेशन को प्रतिबंधित करता है, इनके ट्रांसफ़र होने को प्रतिबंधित करता है। मतलब इस प्रकार के जो हथियार बनाए जाते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, ट्रांसफ़र पर ये जो 2005 वाला कानून था ये रोक लगाता था। अब क्या है, अब ये जो कानून था ये किस प्रकार के हथियारों पर लागू होता था, बायोलॉजिकल, केमिकल, न्यूक्लियर वेपन्स एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। मतलब कि जो भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल हो, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रतिबंधित थी, इनका ट्रांसपोर्टेशन प्रतिबंधित था। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता था तो उस पर इस कानून के माध्यम से कार्यवाही होती थी। अब अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी इस कानून में, जो 2005 वाला कानून था इसमें सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये समझिए। अब देखिए जो 2005 वाला कानून था, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कोई ए व्यक्ति है और एक कोई बी व्यक्ति है। अब अगर हम बात करें ए व्यक्ति की, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि मान लो कि ए व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है हथियारों की, यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी ऐसे मान लो ए व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से हथियार बना रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो व्यक्ति कर रहा है उसको तो कवर किया गया था इस कानून में, लेकिन हो सकता है बी व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी प्रकार से ए व्यक्ति को फाइनेंसिंग कर रहा हो और ए व्यक्ति बी के द्वारा किए गए फाइनेंस का प्रयोग इस प्रकार के हथियारों में उपयोग कर रहा है। यानी बी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को फाइनेंस कर रहा है जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और बी के द्वारा फाइनेंस किया गया पैसे का यूज़ ए न्यूक्लियर हथियारों को, बायोलॉजिकल वेपन्स को, केमिकल वेपन्स को बनाने में प्रयोग कर रहा है। 2005 में मैन्युफैक्चरिंग पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन फाइनेंसिंग पर जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था। तो अब क्या होगा, जो 2005 का कानून है डज नॉट कवर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सच डिलीवरी सिस्टम्स एंड द न्यू प्रोविजंस आर एसेंशियल टू मीट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। देखो भाई क्या है, जो 2005 का कानून था वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को शामिल नहीं करता था, यानी फाइनेंसिंग पर रोक नहीं लगाता था, इसलिए संशोधन ज़रूरी हो गया था। साथ ही साथ भारत को अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की पूर्ति करने के लिए भी ज़रूरी हो गया था। मतलब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूएन का एक कंपोनेंट है। साथ ही साथ आपने FATF का नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये दोनों संस्थाएं इस बात पर फोकस कर रही हैं कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उन पर किसी भी प्रकार से, मतलब उनकी किसी भी प्रकार से फाइनेंसिंग पर रोक लगाई जाए, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर आपका क्या हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो। ये बार बार ऐसे रेगुलेशन पर बल दे रही हैं कि देशों को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फाइनेंसिंग पर रोक लगाना चाहिए। चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश है, तो भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस को, दायित्वों को पूरा करना था,
इसलिए इन दायित्वों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट को 2005 वाले कानून में कवर किया गया है। इस बात पर फोकस करिएगा। अब इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले से कानून है, अभी जो अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में, इसका उद्देश्य क्या है ये देखिए। इसके मुख्यतः अगर हम उद्देश्य देखें तो प्रोहिबिट फाइनेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज लिंक्ड टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये जो इस प्रकार के हथियार हैं जो मास डिस्ट्रक्शन करते हैं उनकी फाइनेंसिंग पर रोक लगाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एम्पावर टू सेंटर, केंद्र सरकार को ये बिल जो है, अमेंडमेंट बिल है, ये शक्ति क्या देता है कि वो फ्रीज कर सकती है, सीज कर सकती है, अटैच कर सकती है फंड को या फाइनेंशियल एसेट को, जो एक और किसी इकोनॉमिक रिसोर्सेस को जो इस प्रकार के हथियारों में सहायता प्रदान करे। मतलब पहली चीज तो ये हो गया कि अगर पहला पॉइंट आप देखोगे तो प्रोहिबिटेड फाइनेंसिंग टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी जो इस प्रकार के हथियार हैं उनकी फाइनेंसिंग को रोकने का प्रयास करता है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि इस प्रकार के रिसोर्सेज जिनका प्रयोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए हो रहा है उनको सीज कर दें, उनको फ्रीज कर दें। तो ये रही न्यूज़। उम्मीद है आप इस न्यूज़ को आसानी से समझ पाए होंगे।